हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक जो है एक बार फिर से नया लेकर आए हूं फ्रेंड्स, आप लोग के बीच में देख सकते हैं। और बहुत वीवीआई टॉपिक है फ्रेंड्स, यहां से काफ़ी एग्ज़ाम में आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो आप लोग वॉच कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ से आपका पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। पॉलिटी मतलब पूरा कवर नहीं होगा, मतलब पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशंस वाला भाग होता है फ्रेंड्स, संविधान वाला भाग होते हैं, और अनुच्छेद को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न जो होता है बच्चों में, वो पूरा कवर होने वाला फ्रेंड्स एक ही वीडियो में आप लोग को। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की विषय वस्तु है ये द कंटेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करता है। इसमें आप लोग को एक तरफ भाग है, एक तरफ विषय वस्तु है, ये यानी किस भाग में किस विषय वस्तु को रखा गया है और किस आर्टिकल के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, सेक्शन 1 की बात करते हैं, यानी भाग 1 की बात करते हैं। तो भाग 1 में किस विषय को रखा गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र को। यानी कि भारत एक संघ राज्य संघ है ना, संघ है, और इसका जो राज्य क्षेत्र है, ये कितने राज्य क्षेत्र होते हैं, इन सब के बारे में जो आपका प्रोविजंस मिलेंगे, इन सब के बारे में बतलाया गया भाग 1 में। और आर्टिकल स्पेशल इसका किसके अंतर्गत में आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स ये 1 से 4, यानी कि भाग 1 जो हो गया फ्रेंड्स वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बतलाएगा, और आर्टिकल 1 से 4 के बीच में आएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है फ्रेंड्स भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 हमारा नागरिकता को लेकर बतलाता है, यानी कि भाग 2 में सिर्फ और सिर्फ नागरिकता के बारे में ही बतलाया गया है, यानी सिटीजनशिप्स को लेकर जितने भी प्रोविजंस आएंगे वो सिर्फ भाग 2 में मिलेगा। और आर्टिकल 5 से 11 जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका नागरिकता को लेकर बातें करता है फ्रेंड्स, यानी कि जितने भी प्रोविजंस है नागरिकता से संबंधी वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आ जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ से सवाल बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखिएगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स आप एक आम नागरिक भी हैं तो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि संविधान के बारे में जानने का हक सबको है, जितने भी भारतीय हैं सबको है फ्रेंड्स। चलिए अब आता है भाग 3 जो कि मोस्ट वीवीआई, पहले मैं बता दे रहा हूँ ये मोस्ट वीवीआई भाग है फ्रेंड्स, सेक्शंस है। और इसमें किस चीज़ के बारे में बतलाया गया तो ध्यान रखिएगा भैया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, इसके बारे में बतलाया गया है। और 12 से 35 जो आर्टिकल आता है फ्रेंड्स, 12 से लेकर 35 के बीच का जो आर्टिकल आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में बतलाता है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जानने का आप लोग को पूरा अधिकार है। अगर आप एक आम नागरिक है, स्टूडेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट्स देखिए किसके लिए बनाया गया है, भारत के आम नागरिक के लिए बनाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग को 6 फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जिसका हनन अगर होता है तो अब डायरेक्ट कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हमारे साथ हनन किया गया है, हमारे साथ मतलब कि शोषण किया जा रहा है। डायरेक्ट आप जाकर कोर्ट में इसे केस कर सकते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी फ्रेंड्स। इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। जानना बहुत ज़रूरी है कितने फंडामेंटल राइट्स है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड्स, और उसके आर्टिकल कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है, आम नागरिक को समानता का अधिकार, यानी कि सबको समान अधिकार प्राप्त है फ्रेंड्स। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सबको समान नज़र से देखना है, ये संविधान कहता है, ठीक है। जिसे राइट टू इक्वालिटी कहा जाता है इंग्लिश में, और ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आता है समानता का अधिकार। और आर्टिकल 14 से 18 जो होता है स्पेशल, सिर्फ और सिर्फ समानता के अधिकार के बारे में जितने भी प्रोविजन है उनके बारे में बतलाता है फ्रेंड्स। अगला जो आपका फंडामेंटल राइट्स आता है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे राइट टू फ्रीडम कहते हैं। ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है, और 19 से 22 के बीच में जितने भी आपका ये
19 से 22 के बीच में जितने भी आर्टिकल आते हैं फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में ही बतलाता है। जितने भी प्रोविजंस हैं इनसे संबंधित सारे के सारा उल्लेख आपका इन्हीं के बीच में मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला आता है तीसरे नंबर का जो आपका मौलिक अधिकार है दिया गया है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपके साथ किसी प्रकार के शोषण हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं डायरेक्ट कोर्ट जाकर, ठीक है, जिसे बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ये जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 23 और 24 के बीच में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि 23 और 24 का जो आर्टिकल आ रहा है फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित प्रोविजंस के बारे में बतलाता है। अगला चौथे नंबर का आता है फ्रेंड्स आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कहते हैं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका आर्टिकल है फ्रेंड्स 25 से 28, यानी स्पेशल जो 25 से 28 के बीच का जो आर्टिकल आता है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है फ्रेंड्स। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है फ्रेंड्स, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी यहाँ किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। उस धर्म से लेकर धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है फ्रेंड्स। अगर कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम धर्म को भी अपना सकता है, सिख धर्म को भी अपना सकता है, ईसाई धर्म को भी अपना सकता है, कोई भेदभाव नहीं है, उसका कोई रोक टोक नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कोई मुसलमान है तो हिंदू धर्म को भी अपना सकता है। ये सारा प्रोविजंस जो है फ्रेंड्स वो आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो है इसके बारे में स्पेशल बात करता है। जितने भी प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस इसी के बीच में आएगा, ठीक है। चलिए अगला जो आपका आता है फ्रेंड्स अधिकार है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में आता है फ्रेंड्स। आज जितने भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया फ्रेंड्स, और शिक्षा से संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं वो सभी आम नागरिक को प्राप्त है। अगर आपके इस मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो फ्रेंड्स आप जाकर डायरेक्ट कोर्ट में जाकर इसके विरुद्ध उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये स्पेशल जो आता है किस आर्टिकल के बीच आता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 29 से लेकर 30 का जो आर्टिकल होता है स्पेशल सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकारों को लेकर बात करता है फ्रेंड्स। चलिए अगला जो आपका है छठे नंबर का जो आपका मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मोस्ट बीबीआई है फ्रेंड्स, पॉइंट आउट कर लीजिएगा। आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है, ध्यान रखिएगा, हरि का पाठशाला के नाम से, हरि के पाठशाला के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है फ्रेंड्स, जहां पर मैं जितने भी हैंड रिटन नोट्स आप लोग को पढ़ाता हूं पीडीएफ के माध्यम से, सभी के सभी पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर कर देता हूं। अगर आप लोग को ये पीडीएफ पसंद आता है फ्रेंड्स, हेल्पफुल लगता है कंटेंट, तो ये पीडीएफ आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके। तो आई होप इसका अगर आप लोग को पहली पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स फ्री में आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और इसका लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं कि छठे नंबर का जो अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं फ्रेंड्स। इसे सबसे पहले मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बतलाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से पूछ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप किसी भी कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो फ्रेंड्स। चलिए एक आपका अधिकार था 7वें नंबर का अधिकार था फ्रेंड्स मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार, जो कि अब उसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार ना बनाकर उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया है, यानी कि सरकार का वो अधिकार हो गया फ्रेंड्स, आम नागरिक का अधिकार नहीं रहा। लेकिन फ्रेंड्स जानना जरूरी है कि आखिर अगर
मौलिक अधिकार से हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, तो कहाँ रखा गया इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, नोट्स में मैंने रखा है, नोट में जानना जो जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के तहत आता था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटाकर क्या कर दिया फ्रेंड्स, भाग 12 में ले गया और अध्याय 4 में और अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया है। अब ये संवैधानिक अधिकार रह गया, यानी कि अब ये फ्रेंड्स हमारा सरकार का एक अधिकार हो गया। अगर इस पे संपत्ति के अधिकार जो होता है फ्रेंड्स वो सरकार के अधीन ही आता है, ना कि एक आम नागरिक का होता है। ध्यान रखिए, सरकार की अगर जरूरत पड़ेगी तो संपत्ति की, तो आप लोग को लीगली कार्रवाई करके हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रहा। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ध्यान रखिएगा। अब संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया, अब तो 300 का के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ से। चलिए अगला जो हमारा आता है फ्रेंड्स भाग 4। भाग 4 भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को डीपीएसपी के बारे में बतलाएगा। डीपीएसपी, ठीक है फ्रेंड्स, डीपीएसपी के बारे में बतलाता है फ्रेंड्स। शॉर्ट फॉर्म है डीपीएसपी इसको बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा गया है फ्रेंड्स। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये जो विषय आता है वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है फ्रेंड्स। इसमें बहुत से सारे पॉइंटों को बतलाया गया है फ्रेंड्स कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आप किस किस मुद्दे पर जो है पहल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं कि फर्स्ट आता है आपका सामाजिक व्यवस्था, यानी कि डीपीएसपी में बतलाया गया कि आप किस प्रकार के सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखिएगा। इसके बारे में जितने भी प्रोविजंस आते हैं फ्रेंड्स इस अनुच्छेद के अंतर्गत बतलाया गया, सामाजिक व्यवस्था के अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी जो कि 38 से 40 के बीच में आता है। ये अनुच्छेद 38 और 40 का जो अनुच्छेद है, ये बीच का अनुच्छेद है फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका जो विषय रखा गया है सामाजिक सहायता, यानी कि समाज में क्या क्या अगर कोई किसी प्रकार की मदद होता है तो फ्रेंड्स मदद करनी है। और इसके स्पेशल आर्टिकल है 41 से 44, यानी 41 से लेकर 44 जो आर्टिकल आता है फ्रेंड्स वो सामाजिक सहायता से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस आएंगे उसका उल्लेख मिलता है। अगला आता है फ्रेंड्स डीपीएसपी के अंतर्गत ही आपका अगला जो विषय है शिक्षा से जो भी रिलेटेड आपको प्रोविजंस होंगे वो आपका मिल जाएगा और आर्टिकल 45 से 46 के बीच में आएगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स पोषण की भी बात किया गया है डीपीएसपी में, और आर्टिकल इसका आता है 47 से 48। और आपका एक होता है 5वां है कर्तव्य, यानी कि डीपीएसपी के तहत आपका कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करना है ये सारे बतलाया गया है। और इसका स्पेशल आर्टिकल है 49 से 51। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं डीपीएसपी ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बन चुके हैं। मैं आप लोगों को एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि डीपीएसपी को कहाँ से बोरो किया गया, यानी किस देश से बोरो किया गया, ये आप लोग को बताना है। आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, 36 से 51 के बीच का जो आर्टिकल आता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डीपीएसपी के बारे में बतलाता है, भाग 4 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला भाग है फ्रेंड्स भाग 4 का इम्पोर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। भाग 4 का आपका मौलिक कर्तव्यों को लेकर बातें करता है फ्रेंड्स। वर्तमान में आप लोग को कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। और ये स्पेशल आर्टिकल इसका है 51 का 51 का जो आता है ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ मौलिक कर्तव्यों के बारे में बतलाता है। जितने भी प्रोविजंस होंगे आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड वो सिर्फ और सिर्फ 51 के आर्टिकल में ही मिलेगा आपका। चलिए कुछ नोट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया और ये उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। अभी वर्तमान में आपका 11 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। टोटल उस समय जब संशोधन हुआ था और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था उस समय आपका 10 ही हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 11 है। एक एक करके बारे में मैं आप लोग को ये सिर्फ ओवरव्यू है फ्रेंड्स।
इस विषय वस्तु को आप समझ गए तो समझिए कि पॉलिटी में जो समाधान वाला भाग होता है पूरा कवर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग को ओवरव्यू दिया जा रहा है, धीरे धीरे आप लोग को सबके बारे में डिस्कशन करवाया जाएगा। दिल थाम के बैठिए आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये समझ गए। जो भाग 4 का है वो स्पेशल मौलिक कर्तव्यों के बारे में बतलाता है और 51 क के आर्टिकल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है फ्रेंड्स, अगला भाग जो है आपका भाग 5 आता है, ठीक है। भाग 5 आपका केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था को लेकर बारे में बतलाता है फ्रेंड्स। और इसका जो आर्टिकल आएगा वो केंद्रीय प्रशासन का 52 से 151, 52 से लेकर जो 151 के बीच का जो अनुच्छेद आता है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आता है। केंद्रीय प्रशासन में आपको किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसमें बतलाया गया कि राष्ट्रपति के बारे में बतलाया गया है, जो कि आर्टिकल 52 और से 62 के बीच आता है। यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के जितने भी प्रोविजंस है उनके बारे में बतला देता है फ्रेंड्स। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में बतलाता है केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत। पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो कि आपका 63 से लेकर 73 के बीच के आर्टिकल जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति के बारे में जितने भी प्रोविजंस होंगे उसके बारे में उल्लेख मिलता है। अगला आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का स्पेशल जो आएगा फ्रेंड्स वो है 74 से 78 का आर्टिकल। उसके बाद विधायिका जिसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, इसका स्पेशल आर्टिकल आएगा 79 से 123। उसके बाद न्यायपालिका जिसे जुडिशरी कहा जाता है 124 से लेकर 147 का बीच का जो आर्टिकल होता है सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की बात करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं 124 जो होता है आर्टिकल वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बतलाता है। क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है फ्रेंड्स। अगला आता है आपका फ्रेंड्स महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा गया है फ्रेंड्स, महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो इसका आर्टिकल जो आएगा स्पेशल 148 से लेकर 151। इसके बीच का जो आर्टिकल आता है फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसे कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। कैग के बारे में बताता है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए ये भाग 5 जो हुआ वो केंद्रीय प्रशासन की बात करता है और आर्टिकल 52 से लेकर 151 के बीच का जो आर्टिकल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय प्रशासन से रिलेटेड होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला है फ्रेंड्स आपका भाग 6। भाग 6 आपका बात करता है राज्य प्रशासन। जितने भी राज्य प्रशासन से रिलेटेड विषय वस्तु होंगे वो भाग 6 में ही मिलेंगे फ्रेंड्स। और इसका स्पेशल आर्टिकल आएगा 152 से लेकर 237। 152 से लेकर 237 के बीच का जो आर्टिकल आता है फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ राज्य प्रशासन के बारे में बातें करता है, यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बातें करता है। कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा करना जरूरी है फ्रेंड्स। मैं आप लोग को देता चलता हूँ मुख्य मुख्य केंद्रीय प्रशासन में आप लोग को किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना है। तो राज्यपाल के बारे में ध्यान रखना है, सबसे सर्वोच्च होता है स्टेट में, ठीक है, गवर्नर जिसे कहते हैं। और इसका आर्टिकल आता है 153 से लेकर 159, यानी कि 153 से लेकर जो 159 के बीच का जो आर्टिकल आएगा सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के बारे में बात करता है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स सेकेंड में आता है मुख्यमंत्री जिसे चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर के बारे में जो बतलाया गया है वो आर्टिकल 164 से लेकर 213। ये स्पेशल आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के प्रोविजंस को लेकर बातें करता है फ्रेंड्स। अगला है तीसरे नंबर में न्यायपालिका जिसे जुडिशरी बोलते हैं। यहाँ न्यायपालिका अगेन आ चुका है फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट की बात करता है। वहाँ पर केंद्रीय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर न्यायपालिका हाई कोर्ट की बात करेगा जिसमें उच्च न्यायालय आएगा हाई कोर्ट, और एक आता है आपका जिला न्यायालय जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बन जाता है हाईकोर्ट वाला अनुच्छेद फ्रेंड्स। हाईकोर्ट का जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स वो 214 के अंतर्गत आता है, यानी सिर्फ और सिर्फ 214 जो आर्टिकल है सिर्फ और सिर्फ आपका हाईकोर्ट के बारे में बात करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो आर्टिकल आएगा 233 के अंतर्गत आता है, यानी जितने भी प्रोविजंस होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर 233 आर्टिकल में उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। चलिए अगला जो हमारा भाग आता है फ्रेंड्स भाग 7 है, जो कि वर्तमान में
अगला जो आर्टिकल है फ्रेंड्स वो भाग 7 है, और जो कि भाग 7 अभी निलंबित कर चुका, इसे निलंबित कर दिया गया है फ्रेंड्स। ये अभी लागू नहीं है फ्रेंड्स। भाग 7 जितने भी इसमें इसके अंतर्गत जो भी विषय वस्तु आते थे वो निलंबित हैं, और ये आर्टिकल 238 के तहत आता था। ये इसके जितने भी विषय वस्तु है वो निलंबित हो चुका है, वर्तमान में लागू नहीं है फ्रेंड्स। अगले भाग की बात करते हैं। भाग आता है आपका 8, ठीक है। भाग 8 यानी कि सेक्शन 8 की बात करते हैं, जो कि केंद्रीय प्रदेश से संबंधित विषय वस्तुओं के बारे में बात करता है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज को लेकर बातें करता है फ्रेंड्स। और इसका आर्टिकल आता है 239 से लेकर 242। 239 से लेकर 242 का बीच का जो आर्टिकल आता है सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय प्रदेश के बारे में बात करता है, यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। चलिए अगला है फ्रेंड्स भाग 9, जिसे सेक्शन 9 कहते हैं। पंचायत की बात करता है। भाग 9 में सिर्फ और सिर्फ पंचायत से रिलेटेड विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, और इसकी आर्टिकल है फ्रेंड्स 243 से लेकर 243 ओ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 243 से लेकर 243 ओ का जो आर्टिकल आता है वो सिर्फ पंचायती व्यवस्था को लेकर बातें करता है, उनकी प्रोविजंस को बतलाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला है आपका भाग 9। भाग 9 का इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपका नगर पालिका की बात करता है, जिसे नगर निकाय भी कहा जाता है, और इंग्लिश में से म्युनिसिपैलिटी भी कहा जाता है। और इसका आर्टिकल है फ्रेंड्स, स्पेशल आर्टिकल इसका 243 से लेकर 243 ZQ, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, दोनों का दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन चुके हैं। चलिए अगला है भाग 10। भाग 10 जो फ्रेंड्स SC/ST क्षेत्र के बारे में बातें करता है। SC/ST क्षेत्र यानी कि कुछ हमारे भारतीय राज्य में जो है फ्रेंड्स SC/ST क्षेत्र को लेकर विशेष दर्जा दिया गया है, जो कि भाग 10 में उसकी प्रावधानों को विषय वस्तु को लेकर बातें करता है, और इसकी आर्टिकल जो है स्पेशल माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी आर्टिकल जो आता है ये SC/ST क्षेत्र को लेकर फ्रेंड्स, जो कि भाग 10 में इसका उल्लेख मिलता है, और आर्टिकल आता है 244 से लेकर 244A, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला भाग आता है फ्रेंड्स आपका भाग 11। भाग 11 जो होता है केंद्र राज्य विधिक संबंध कानून बनाना जो होते हैं, जिसे कि आपका कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है, समवर्ती सूची कहा जाता है फ्रेंड्स। सूचियों के बारे में बातें करता है भाग 11 में, और ये आपका यानी कि केंद्र और राज्य जो मिलकर जो विधेयक बनाता है फ्रेंड्स, उनसे संबंधित जितने भी विषय वस्तु हैं, प्रोविजंस है, उनके बारे में बतलाता है आपका भाग 11, और आर्टिकल 245 से लेकर 263, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आता है भाग 12। भाग 12 आता है फ्रेंड्स आपका किस विषय वस्तु को लेकर संबंधित है, तो केंद्र राज्य कार्यपालिका संबंध से रिलेटेड है, जो कि कानून लागू करने का ये काम करता है। और भाग 11 करता है कानून बनाने का काम करता है, और इसका जो आर्टिकल मिलेगा फ्रेंड्स 264 से लेकर 320 का जो आर्टिकल आता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका केंद्र राज्य कार्यपालिका संबंधित विषयों को लेकर बतलाता है। चलिए अगला है फ्रेंड्स आपका भाग 13, जो कि केंद्र राज्य व्यापारिक संबंध के बारे में बतलाता है, उनके विषयों के बारे में बतलाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। और ये आर्टिकल 301 से लेकर 307 का बीच का जो आर्टिकल होगा सिर्फ और सिर्फ केंद्र राज्य व्यापारिक संबंध के बारे में बतलाता है। अगला है फ्रेंड्स आपका भाग 14, ठीक है। भाग 14 में UPSC PCS आयोग गठन के बारे में बात करता है, ऊंचे ऊंचे पदों की बात करता है फ्रेंड्स, और इसका जो आर्टिकल आएगा 308 से लेकर 324 के बीच का जो आर्टिकल होता है वो सिर्फ और सिर्फ UPSC PCS जैसे जितने भी उच्च पद के जो आयोग होंगे उनके बारे में बतलाता है। अगला है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की विषय वस्तुओं को लेकर बातें की गई है फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन की बातें की गई है, और इसका आर्टिकल आता है 324 से लेकर 329। ये बीच का जो आर्टिकल है सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है,
विषय वस्तु और उनकी प्रोविजंस को बारे में बतलाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला है फ्रेंड्स भाग 16 है। भाग 16 में SC ST OBC आयोग के बारे में बतलाता है। कुछ वर्गों के लिए उपबंध है यानी प्रोविजंस है फ्रेंड्स, उनसे संबंधित ये विषय बात करता है। और इसके जो आर्टिकल आएगा 330 से लेकर 342 का बीच का जो आर्टिकल आता है सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC आयोग के बारे में बतलाता है। चलिए अगला है भाग फ्रेंड्स आपका भाग 17 है जो कि राजभाषा आयोग से रिलेटेड है, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन भी कहा जाता है। और इसका आर्टिकल आएगा 243 से लेकर 251। चलिए अगला है फ्रेंड्स आपका भाग 18 जो कि आपातकाल की बात करता है। और ये आर्टिकल आएगा आपका 352 से लेकर 360। इम्पोर्टेंट है आपातकाल वाला फ्रेंड्स। आपातकाल की बात करता है तो 3 टाइप से इमरजेंसी होते हैं, उनकी सबकी उल्लेखना मैं आगे आने वाले वीडियो में करूंगा। जितने भी हैं आपका मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, सब एक एक अनुच्छेद को लेकर मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा आगे जो आने वाला वीडियो है उसमें फ्रेंड्स। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर ही पूरी डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स खोलकर, है ना। तो भाग 18 आपातकाल की बात करता है। 352 से लेकर 360 का जो अनुच्छेद आएगा वो सिर्फ आपातकाल के बारे में बतलाता है। चलिए अगला है फ्रेंड्स भाग 19 जो कि प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस की बात करता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का संरक्षण की बात करता है, उनके विषय वस्तु एवं प्रावधानों से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है उनकी बात करता है। और फ्रेंड्स 361 से लेकर 367 के बीच में आता है अनुच्छेद की बात करते हैं तो। और चलिए अगला है फ्रेंड्स भाग 20। भाग 20 जो आता है फ्रेंड्स वो संवैधानिक संशोधन को लेकर है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड्स। इस संविधान संशोधन का जो होता है प्रक्रिया वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो 368 के अंतर्गत आता है। किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है तो भाग 20 में उल्लेख किया गया है। जितने भी विषय वस्तु होंगे संविधान संशोधन से रिलेटेड वो भाग 20 में ही आते हैं और इसका स्पेशल आर्टिकल है 368। चलिए अगला है फ्रेंड्स भाग 21। ठीक है, भाग 21 तो भाग 21 जो होता है फ्रेंड्स वो किस विषय वस्तु को लेकर बातें करता है तो संक्रमणकालीन उपबंध एवं विशेष उपबंध की बात करते हैं, जिसे ट्रांजिट प्रोविजंस एंड स्पेशल प्रोविजंस कहा जाता है। जैसे कि आपका इसके अंतर्गत आता है जम्मू कश्मीर जो कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत आता है, यानी 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा किया गया है दिया गया था फ्रेंड्स। लेकिन बातें अब जो है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से हटा दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 370 जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं रहा बल्कि 2 यूनियन टेरिटरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी के डेट में ये समाप्त हो चुका है। और इनका आर्टिकल जो आता था 369 से लेकर 392 के बीच में, 369 से लेकर 392 के बीच का जो आर्टिकल आता था सिर्फ और सिर्फ आपका इन्हीं प्रावधानों को लेकर बातें करता था फ्रेंड्स। लास्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स भाग 22 संविधान का हिंदी में अनुवाद। ठीक है, ये जो हमारा संविधान है फ्रेंड्स उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। इन सब विषयों से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो सिर्फ भाग 22 में मिलता है, सेक्शन 22 में मिलता है, 22 में मिलता है। और इसकी जो आर्टिकल है फ्रेंड्स स्पेशल आर्टिकल 393 से लेकर 395 का बीच का जो आर्टिकल होता है सिर्फ और सिर्फ आपका ये संविधान का हिंदी में अनुवाद से रिलेटेड विषयों की बात करता है फ्रेंड्स। तो हमारे भारतीय संविधान में जो है फ्रेंड्स टोटल वर्तमान में भी भाग की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा 25 हो चुका है। अनुच्छेद की बात करेंगे यानी कि आर्टिकल की बात करेंगे तो 450 प्लस आर्टिकल हो चुका है फ्रेंड्स। और आपका ये 2 हो गया भाग और अनुच्छेद, ये आपका ध्यान रखिएगा। एक आता है अनुसूची, तो अनुसूची जो होता है फ्रेंड्स अभी हमारे वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। ये सब जानना जरूरी है, ये संविधान का पार्ट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एक तरह से भारतीय संविधान का विषय वस्तु से रिलेटेड ओवरव्यू रहा फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो
दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसका नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।